हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखे अपन ने पिछले वीडियो में ना 11th फिजिक्स में एक छोटा सा टॉपिक को समझा था, घर्षण कोण को। आज अपन क्या करते हैं कि घर्षण कोण के अलावा एक और कोण होता है, ठीक है ना, विश्राम कोण। आज उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये विश्राम कोण क्या होता है। अपन बात करेंगे बच्चों विश्राम कोण की। ठीक है बच्चों, आज अपन बात करते हैं विश्राम कोण। विश्राम कोण यानी कि इसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है। अब विश्राम कोण का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, हम इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं, चलिए अपन देखते हैं। देखो हमारे पास में क्या होता है कि पहले इसको समझते हैं अपन, फिर उसके बाद में अपन इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे और इसका जो फॉर्मूला जो कुछ भी बनेगा उसको अपन लेके आएंगे। पहले अपन क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में ये कोई एक प्लेन दे रखा है और इस वाले प्लेन में अपन क्या करते हैं बच्चों, देखिए समझना, यहाँ पर हमारे पास में एक, या अपन ने एक समतल माना है। समतल मतलब एक लाइन है, ठीक है ना। क्या दे रखी है अपने को? एक लाइन, यानी कि इसको अपन बोलेंगे बच्चों क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? क्षैतिज रेखा। ठीक है। एक हमारे पास में दूसरी वाली रेखा है, ये वाली रेखा। इस प्रकार से अपन ने एक और रेखा बना दी, ठीक है ना। ये वाली रेखा, दूसरी वाली रेखा इस क्षैतिज के साथ में कोई ना कोई एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल। और इस वाले एंगल को, ये वाला जो मैंने एंगल बनाया है, या नाम दे दिया आप लोग यहाँ पे, इसको अपन ने बी लिखा, इसको अपन ए लिख लेते हैं और इसको अपन लिखेंगे सी, ठीक है ना। ये जो हमारे पास में एंगल दिख रहा है, एंगल बी ए सी, ठीक है ना, ध्यान से समझते रहना। ये वाला जो एंगल है ना, कौन सा वाला बच्चों? बी ए सी। इस वाले एंगल को अपन ने मान रखा है, आप कुछ भी मान लो, थीटा मानो या अल्फा मानो, कुछ भी मानो, तुम्हारी मर्जी है। जो इसको अपन मान लेते हैं अल्फा माना अपन ने। क्या माना बच्चों? अल्फा। तो यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास में क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, देखो हमने क्या चीज देखी है कि जो क्षैतिज है, क्षैतिज के साथ में इस ए बी या बी ए रेखा ने एक एंगल बना रखा है, कितना? अल्फा। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास में झुका हुआ ये जो तल है, जो क्षैतिज के साथ में अल्फा कोण पर झुका हुआ है, इस वाले तल पे अपन एक वस्तु रख देते हैं, ठीक है ना। अपन ने क्या क्या बच्चों? एक वस्तु अपन यहां पे रख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये जो वस्तु इस नत तल पर, यानी कि झुके हुए तल पर रखी हुई है, और ये वाली वस्तु जो है ये इसके ऊपर, यानी कि इस वाले तल के ऊपर, ये जो तल आपको दिख रहा है, इस वाले तल के ऊपर स्थिर अवस्था में है, यानी कि ये नीचे की तरफ फिसल नहीं रही, ठीक है बच्चों। ये वाली जो वस्तु है, ये वाली वस्तु, ये केवल इस वाली यहां पे स्थिर अवस्था में रखी हुई है। अब अगर अपन क्या करते हैं बच्चों कि ये जो हमारे पास में ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले कोण का मान हमारे पास में क्या है? ज्यादा से ज्यादा इस वाले एंगल की वैल्यू हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू है। जिस मैक्सिमम वैल्यू पे ये वाला जो ब्लॉक रखा हुआ है, या ये जो हमारे पास में वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु स्थिर अवस्था में, किसमें बच्चों? ये वाली वस्तु है स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अल्फा वाला एंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला एंगल, अगर मैंने इस वाले तल को, ये वाला जो आप लोगों को ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ए बी वाली लाइन, इस ए बी लाइन को थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दिया, तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक नीचे फिसलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। और जब ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ फिसलना स्टार्ट करेगा, तो कॉमन सेंस की बात है भाई कि जो घर्षण बल लगेगा वो किधर की साइड पे लगेगा? पीछे की ओर, यानी कि इधर की साइड पे घर्षण बल लगने वाला होगा। अभी तक हमारे पास में ये जो ब्लॉक है
ये वाला ब्लॉक स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हमारे पास में क्या है कि ये जो क्षैतिज और इस बी ए रेखा के बीच का ये वाला जो कोण है, इस वाले कोण का अधिकतम मान है, क्या है बच्चों, अधिकतम मान। जिस मान पर अधिकतम यानी कि इस वाले कोण के अधिकतम मान पर ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये वाला ब्लॉक स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। कौन सी वाली अवस्था में रखा है, स्थिर अवस्था में। अगर हमने इस वाले क्षैतिज और इस वाली बीए रेखा के बीच का ये वाला कोण अगर इस अल्फा से कुछ ज्यादा कर दिया, ठीक है ना। देखो मैं एक और डायग्राम बनाता हूं यहां पे। ये हमारे पास में एंगल कितना दे रखा था बच्चों, अल्फा वाला एंगल दे रखा था। ये हमारे पास में ब्लॉक था, ये वाला ब्लॉक किसमें था बेटा, स्थिर अवस्था में था। किसमें था बच्चों, स्थिर अवस्था में। अब मैं इसकी एक और डायग्राम बनाता हूं। ये तो पहला वाला डायग्राम बना लेते, एक और डायग्राम बनाया ये वाला। अब अपन ने क्या किया कि ये वाला जो एंगल है ना, यानी कि यहां पे इस वाले एंगल को मैं थीटा मानता हूं, और थीटा की जो वैल्यू है ना, यानी कि इस वाले एंगल की, ये थीटा जो एंगल है, इस थीटा एंगल की वैल्यू अल्फा से क्या है बच्चों, ज्यादा है। ऐसी वाली कंडीशन में ये जो ब्लॉक दे रखा है, ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ फिसलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। यानी कि इस वाले एंगल की, यानी कि ये क्षैतिज और इस नत तल के बीच में बनने वाला वह अधिकतम कोण जिस पर इस नत तल पर रखी हुई वस्तु, इस नत तल पर रखी हुई वस्तु स्थिर अवस्था में रहे। कौन सी वाली अवस्था में रहे बच्चों, स्थिर अवस्था में। अगर हमने क्षैतिज और नत तल के बीच का कोण इस अल्फा से क्या कर दिया बच्चों, ज्यादा कर दिया, तो ऐसी वाली कंडीशन में ये जो नत तल पर जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ फिसलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में अल्फा वाला एंगल है ना, इस अल्फा वाले एंगल को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलेंगे अपन विश्राम कोण। क्या बोलेंगे बच्चों, विश्राम कोण, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास में क्षैतिज है, क्षैतिज और इस नत तल के मध्य, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले कोण का अधिकतम मान जिस पर ये ब्लॉक से ये ब्लॉक किस वाली अवस्था में रहे बच्चों, स्थिर अवस्था में, ठीक है। इस वाले कोण को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे अपन विश्राम कोण। क्या बोलते हैं इसको, विश्राम कोण बोलेंगे। ये जो हमारे पास में विश्राम कोण है, इसकी डेफिनेशन भी अपन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों तो बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है। तो यहां पे अगर अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगी डेफिनेशन क्या, क्षैतिज रेखा क्या मान रखी है अपन ने, एसी, क्षैतिज रेखा एसी तथा नत तल यानी कि ये वाली रेखा नत तल, यानी कि ये झुकाव वाली रेखा नत तल के मध्य का यानी कि इस नत तल और क्षैतिज रेखा के मध्य का ये वाला मध्य का वह अधिकतम कोण जिस पर कोई वस्तु नत तल पर स्थिर अवस्था या फिर अपन बोल सकते हैं इसको विरामावस्था में रहे। इस कोण को विश्राम कोण कहते हैं, ठीक है ना। देखिए प्यारी सी डेफिनेशन है इसकी विश्राम कोण की, कि हमारे पास में ये क्या दे रखा है आपको, क्षैतिज दे रखा है, ये हमारे पास में नत तल है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल दिख रहा है, इस वाले एंगल को, इस वाले कोण का जो अधिकतम मान होगा जिस पर यह वस्तु किस में रहे बच्चों, स्थिर अवस्था में रहे, इस वाले कोण के अधिकतम मान को ही अपन क्या बोलते हैं, विश्राम कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, विश्राम कोण,
अब देखो आगे चलते इसका कंपोनेंट निकालते। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि हम ये हमारे पास में प्लेन था इस प्रकार से, यहां पर अपन ने ए लिखा था, यहां पर हमारे पास में सी था, और ये हमारे पास में नत तल था, यहां पर अपन ने बी लिखा था। ये वाला एंगल हमारे पास में कितना था, अल्फा था। यहां पे हमारे पास में जो वस्तु रखी हुई थी वह इस प्रकार से थी, और ये जो वस्तु है ये वाली वस्तु किसमें है बच्चों, स्थिर अवस्था में। अब अपन क्या करते हैं कि इस वाली वस्तु का आपने को अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। कहां की वैल्यू फाइंड करनी, अल्फा की। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो इसका वस्तु का भार बल है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करते हैं अपन। तो इस वाली वस्तु का जो भार होगा ना, ये भार हमेशा ही नीचे की तरफ होता है बच्चों, इस प्रकार से बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। कितना होगा, W इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में कितना, mg। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इस वाली वस्तु का जो प्रतिक्रिया बल है वो वाला प्रतिक्रिया बल इस वाली वस्तु है ना, यह वाली वस्तु है इस प्रकार से रखी है। तो प्रतिक्रिया बल हमेशा इस वाली वस्तु की जो सतह है इस वाली सतह के लंबवत इस प्रकार से लगता है। अगर वस्तु हमारे पास में इस तरीके से रखी है तो प्रतिक्रिया बल यूं लगेगा। अगर वस्तु हमारे पास में इस प्रकार से रखी है तो प्रतिक्रिया बल ऐसे लगेगा। ठीक है ना, यानी कि जो वस्तु रखी है तो उस वाली वस्तु की जो सतह होती है, सतह के हमेशा कैसा लगता है, लंबवत। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इसका वो निकालने की इसकी अपने को क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं बच्चों, या अपन ने इसका जो बार बल है वो W इक्वल टू mg नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इस mg को अपन क्या करते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ेंगे, घटक के रूप में तोड़ेंगे। तो घटक के रूप में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। अब अपन ये मान के चलेंगे कि इस mg ने यहां पे एंगल बना रखा है कितना, अल्फा। अब जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ खिसकेगा ना तो घर्षण बल किधर की साइड लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ लगेगा, F लगेगा। अब अपन क्या करते हैं, प्रतिक्रिया बल तो इधर की साइड पे लगी रहा है ऊपर की तरफ, कितना लगेगा, R लगेगा। इस तरीके से ये जो mg है ना, इस mg ने, ये जो mg दिख रहा है इस वाले mg ने इस वाली लाइन के साथ में एंगल बना रखा है, mg ने इस वाली लाइन के साथ में एंगल बना रखा है कितना, अल्फा। तो इस वाली mg का यह वाला कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों mg cos ऑफ थीटा, सॉरी अल्फा, अल्फा एंगल ले रहे हैं, अल्फा लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको कि ये जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, एक अल्फा। इसको लिखा अपन ने mg cos ऑफ अल्फा, और इस mg का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों कितना, mg sin ऑफ अल्फा। ठीक है। अब आपको पता है, अभी अपन ने बात भी करी थी कि ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इस नत तल के ऊपर, ये वाला ब्लॉक स्थिर अवस्था में रखा है, यानी कि ये नीचे की तरफ नहीं फिसल रहा। अब ये अगर नीचे की तरफ नहीं फिसल रहा है तो इसका मतलब ये ब्लॉक है ना संतुलित अवस्था में है। संतुलित अवस्था में है तो इसका मतलब इसके ऊपर जितने भी बल लग रहे होंगे उन सभी बलों का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यानी कि अपन यूं बोल सकते हैं कि संतुलित अवस्था में ये जो F है ये वाला बल को कौन बैलेंस करेगा, ये वाला mg sin ऑफ अल्फा, और R को कौन बैलेंस करेगा, mg cos ऑफ अल्फा। तो अपन ऐसा लिखने वाले हैं बच्चों यहां पे कि संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में आप लोगों को एक बात का फोकस रखना है कि ये जो हमारे अपने को है ना, ये जो अल्फा वाला एंगल है इस वाले अल्फा वाले एंगल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करके बतानी। संतुलित अवस्था में हम लिख सकते हैं कि हमारे पास में R जो है, यानी कि ये R को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos ऑफ अल्फा। तो यहां पे लिखेंगे mg cos ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, R आ जाएगा। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि ये जो F है ना, F ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे घर्षण बल है। ये जो Fs है ये किसके इक्वल हो जाएगा, mg sin ऑफ अल्फा के। मैं लिखूंगा यहां पर mg sin ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, Fs। इसको डाला इक्वेशन नंबर कितना, 2। हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है ना। और अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के बाद में अपन एक चीज और देखेंगे कि अपन ने इस वाले इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर अपन ने एक चीज देखी थी
कि जो घर्षण कोण होता है उसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी। तो अपन ने ना घर्षण कोण और ये जो हमारे पास में विश्राम कोण आया, इसकी दोनों की कंपैरिजन करना है कि दोनों की वैल्यू कैसी होती है एक्चुअल में। इसके लिए क्या करना है अपने को कि जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 को, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इक्वेशन यानी कि समीकरण 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर 2 में किसका भाग देना है? समीकरण नंबर 1 का। यहां पे लिखा हुआ है mg साइन ऑफ अल्फा, यहां पे लिखेंगे mg साइन ऑफ अल्फा अपॉन में, यहां पे क्या लिखा हुआ है mg कॉस ऑफ अल्फा, यहां पे लिखेंगे अपन mg, ये लिख देंगे कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा हुआ है fs, यहां पे लिखता हूं मैं fs अपॉन में, यहां पे क्या लिखा हुआ है r, तो मैंने यहां पे लिख दिया कितना r। अब ये देखो mg से mg को तो अपन काट सकते हैं, साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन होता है, तो इसकी जगह पे अपन लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल टू एफ एस अपॉन में कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है भाई। और एक बात बताइए, जब घर्षण के मतलब घर्षण बल जब स्टार्ट होता है ना, तो वहां पर एक चीज आती है कि जो हमारे पास में ये कोई ब्लॉक है ना, इस वाले ब्लॉक का जो भार बल होता है वह नीचे की साइड पे होता है, प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ होता है, इसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है इधर की साइड पे होता है। यहां पे हमारे पास में जो घर्षण बल लगता है यानी कि एफएस, ये घर्षण बल जो होता है ना बच्चों, ये घर्षण बल हमेशा इस प्रतिक्रिया बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो एफएस है ना, ये समानुपाती हो जाएगा किसके? आर के। अब ये जो घर्षण बल है प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। जब अपन इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो मैं इसको यहां पे लिखूंगा एफ एस इक्वल टू म्यू एस और कैपिटल आर हो जाएगा। और अगर मैं म्यू एस की वैल्यू निकालूं, ऐसा लिख सकते हैं अपन एफ एस अपॉन में कितना? कैपिटल आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू एस। ठीक है ना, इस प्रकार से। और इस म्यू एस को अपन क्या बोलते हैं? इस म्यू एस को अपन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपन स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं इसको? स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। और इस म्यू एस की जो वैल्यू होती है ना, म्यू एस की जो वैल्यू होती है वह 0 से तो बड़ी होती है और 1 से क्या होती है बच्चों? छोटी होती है। ठीक है। अब अपन अभी अपना फोकस है ना अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसी के ऊपर चलते। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना, कि इस तरीके से अपन निकालते हैं। ठीक है ना, जब घर्षण बल स्टार्ट होता है या घर्षण स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यही वाली चीजें स्टार्ट होती है। अब अपन क्या करते हैं, यहां से ये जो हमारे पास में लिखा हुआ है ना टेन अल्फा इक्वल टू एफ एस अपॉन में आर, इस एफ एस अपॉन आर की जगह पे ये दिख रहा है आपको, एफ एस अपॉन आर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? म्यू एस लिख सकते हैं। तो अभी तो इसको अपन हटाते हैं यहां से और आगे चलते हैं। तो यहां से लिखा जाएगा बच्चों कि जो एफ एस है, एफ एस अपॉन आर की जगह पे हम लिख सकते हैं म्यू एस। क्या लिखना है यहां पे? एफ एस अपॉन आर की जगह पे लिखना है म्यू एस। तो देखिए अभी अपन लिख देते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि म्यू एस इक्वल टू कितना होता है बच्चों? एफ एस अपॉन में कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो एफ एस अपॉन आर है इसकी जगह पे क्या लिखना है? म्यू एस लिखना है। तो टेन ऑफ अल्फा इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों? म्यू एस आ जाएगा। अब हमें अपना टारगेट किसके ऊपर था? अल्फा की वैल्यू के ऊपर। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि अल्फा निकालेंगे ना यहां से, तो ये जो टेन है, ये टेन जब इधर की साइड पे जाएगा, ये दूसरी वाली साइड पे जाएगा, तो इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में जाएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, और यहां पे लिखा जाएगा म्यू एस। ये जो हमारे पास में वैल्यू मिली है बच्चों, ये काय की वैल्यू मिली है? ये वैल्यू मिली है अपने पास में, काय की वैल्यू मिलेगी बच्चों? ये मिलेगी विश्राम कोण की। ठीक है। तो विश्राम कोण की अपने पास में जो वैल्यू आई है वो कितने है बच्चों? अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। ठीक है। तो ये हमारे पास में ये जो अल्फा वाला कोण होता है ना, ये होता है इस ये जो क्षैतिज है, क्षैतिज और नत तल के बीच का अधिकतम कोण। तो ये हमारे पास में, इसी को अल्फा को अपन बोलेंगे विश्राम कोण। इसको क्या बोलेंगे अपन? विश्राम कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है। और थोड़ा सा एक और चीज पढ़ लेते हैं अपन इसके बाद में, कि अभी अभी अपन ने पिछले वाले उसके अंदर वीडियो के अंदर एक चीज पढ़ी थी, घर्षण कोण। घर्षण कोण में जब हमने पढ़ा था तो आपको पता था कि हमारे पास ही ये कोई ब्लॉक है और इस वाले ब्लॉक ये कहीं ना कहीं किसी सरफेस में रखा है, इसका भार नीचे की तरफ होता है, W इक्वल टू कितना होता है? mg, और इसका जो प्रतिक्रिया बल है R ऊपर की तरफ होगा, इधर की साइड पे लगेगा हमारे पास में Fs।
ठीक है ना, मैक्सिमम यानी कि अपन बोल सकते हैं इसको सीमांत घर्षण। इस सीमांत घर्षण का और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का हमने क्या निकाला था, परिणामी बल निकाला था। वो जो परिणामी बल आया था उसको अपन ने माना था ना, वह था हमारे पास में कितना, वह मान रखा था अपन ने P से रिप्रेजेंट किया था अपन ने P से। इस P ने इस R के साथ में ये जो एंगल बनाया था ना, इस वाले एंगल को लिखा था अपन ने कितना, लैम्डा। और ये वाला जो लैम्डा वाला एंगल होता है, इसी वाले एंगल को बोलते हैं बच्चों अपन घर्षण कोण। क्या बोलेंगे इसको, घर्षण कोण बोलते हैं। ये जो अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था इसको। अब अपने पास में घर्षण कोण का भी फॉर्मूला आया था बच्चों, कि घर्षण कोण का जो सूत्र मिला था ना अपने को, घर्षण कोण, ये भी अपने को यही मिला था कि लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस मिला था। ठीक है, ये काय का फॉर्मूला था बच्चों, ये था हमारे पास में घर्षण कोण का सूत्र। अब अभी अभी अपन ने एक चीज और पढ़ी है विश्राम कोण के बारे में। विश्राम कोण का जो फॉर्मूला आया है अभी अपन ने, ध्यान देना, देखो घर्षण कोण का फॉर्मूला कितना आया, लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। और अभी अभी अपन ने एक चीज पढ़ी है कि जो विश्राम कोण है उसका सूत्र देखो कैसा आ रहा है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। और ये हमारे पास में घर्षण कोण का फॉर्मूला देखिए, लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। क्या ये दोनों ही फॉर्मूले एक जैसे? तो अपन लिख सकते हैं भाई यहां पे कि अल्फा इक्वल टू, ये होता है हमारे पास में विश्राम कोण। विश्राम कोण कितना होता है, अल्फा इक्वल टू कितना होता है बच्चों, tan इनवर्स म्यू एस होता है। अब एक बात बताइए बच्चों कि सर ये वाली वैल्यू तो सेम है। अगर ये दोनों सेम वैल्यू हैं तो फिर अपन लिख सकते हैं कि जो लैम्डा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के। क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो घर्षण कोण होता है बच्चों, घर्षण कोण ये बराबर होता है किसके, विश्राम कोण के। किसके बराबर होता है बच्चों, विश्राम कोण के। यानी कि घर्षण कोण और विश्राम कोण दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाली घर्षण कोण और विश्राम कोण की बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक ढलाऊ सड़क पर वाहन की गति के बारे में बात करेंगे कि ढलाऊ सड़क पर वाहन की गति किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से नहीं होती। तो आज के वीडियो को तो अपन यहीं पे बंद करते हैं। और एक बार आप यहां से इसको देख लीजिए पूरा, ये इसकी डेफिनेशन है। और उस तरीके से आगे अगर अपन बात करेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम है और ये पूरा इसका फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर अपन कंपैरिजन करेंगे, घर्षण कोण वैसे तो पहले पढ़ा रखा था, अभी भी देख लीजिए इस तरीके से था। और ये घर्षण कोण अपने पास में आया था और विश्राम कोण ये रहा। इन दोनों की कंपैरिजन किया अपन ने, तो जो लैम्डा है वह किसके इक्वल आ गया, अल्फा के। ठीक है भाई, चलिए।